हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के लिए एनसीईआरटी साइंस करने वाले हैं। सबको पता है कि सीटेट में सवाल सीधे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं और एमसीक्यू तो सभी लोग करवा भी देते हैं, लेकिन थ्योरी बहुत कम लोग करवाते हैं और यहीं पर बच्चे फंसते भी हैं। तो आज मैं आपको क्लास 6 की थ्योरी कराऊंगी बहुत अच्छे से, बिना बेकार की बातें किए हुए। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट है वही इस पीडीएफ में मैंने लिख रखा है। तो अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि वीडियो को अच्छे से देखना है और बार बार रिवीजन भी करना है। सभी को पता है रिवीजन के बिना 1 महीने में सीटेट तो बिल्कुल भी पास नहीं होगा। तो जिन्होंने हमारे ये वाला नोट्स ले रखा है वो इससे रिवीजन करेंगे और जिनके पास नहीं है वो इस नंबर पर मैसेज करके ले लीजिए। बहुत ही कम प्राइस में ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे और वैसे भी इस टाइम पर पास करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 महीना बचा है और यही टाइम है कि अगर आपको सही कंटेंट मिल जाता है और आप अच्छे से रिवीजन करके अच्छा स्कोर कर ले। एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक ही वीडियो में आपको पूरी चीज़ें कवर कर दी जाएंगी। अगर आपने इसको देख लिया तो 100% आप साइंस में एटलीस्ट 50 से 55 तक स्कोर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा भोजन कहाँ से आता है, क्लास 6 एनसीईआरटी। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे पहला पॉइंट रखा है कि हम पौधे के एक से अधिक भाग को खाते हैं। एक से अधिक भाग खाना कहने का मतलब है जैसे सरसों के बीज से जो है वो तेल निकल जाता है और उसके पत्तियों का उपयोग हम साग के रूप में कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा केला। केला के हम जो है वो फल को भी खाते हैं और कुछ जगह फूलों की सब्जियां भी बनाई जाती है। तो पहला पॉइंट हो गया। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भले डायरेक्ट ना पूछे लेकिन साइंस है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा पॉइंट है कि मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसको आपको जरूर से ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, साथ में रुक्षांश और जल भी शामिल किए गए हैं मुख्य पोषक तत्व में। ये हो गया। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे कि किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, इसका परीक्षण हमें कैसे करना है। तो यही चीज़ इस लाइन में मैंने लिखी है कि आपको क्या लेना है, तनु आयोडीन विलयन। ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीवीआई लिख लो यहाँ पे, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या करना है, तनु आयोडीन विलयन को लेना है और जो भी आपका खाद्य पदार्थ है उसमें 2 से 3 बूंद डालना है। और अगर उसका रंग नीला या काला हो जाता है तो आपने याद रखना है, अगर काला और नीला हो रहा है तो ये मंड कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है। और क्या डालना है, तनु आयोडीन विलयन। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट लिखे या फिर मंड दोनों एक है। तो इसके लिए तनु आयोडीन विलयन को खाद्य पदार्थ में 2-3 बूंद डालना है और रंग क्या होगा, नीला या काला होगा। तो आगे हम बढ़ लेते हैं प्रोटीन की तरफ कि प्रोटीन का परीक्षण आपको कैसे करना है। इसके लिए लेना है आपको कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा का विलयन और इसको जो है वो तैयार करके भोजन पे डालना है, खाद्य पदार्थ पे डालना है। ये 2 चीज़ें आपने याद रखना है, ध्यान रखना है। आपको फिर से नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, आप बस इसी नोट्स से रिवीजन कर लेना। ये कौन सा रंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बैंगनी रंग। ओके, तो ये जब बैंगनी रंग हो जाता है तो ये प्रोटीन की परीक्षण को दर्शाता है। चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है वसा का परीक्षण हम कैसे करेंगे। तो क्या करना है, जैसे किसी भी खाद्य पदार्थ को आप कागज़ पे रख कर रगड़ते हो तो उस पर क्या होता है, तेल के धब्बे दिखाई देते हैं, राइट। और हम आगे इस पर भी बात करेंगे कि किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है। सारी चीज़ें, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा गाइज। तो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह अगले 10 दिनों में पूरे साइंस को हम कवर करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। जान लेते हैं वसा। वसा कैसे करना है, जब आप कागज़ पे रगड़ते हो ना तो उस पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं, तो यही जो है वो वसा की उपस्थिति को दर्शाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है। जो मंड है जिसकी उपस्थिति हमें कैसे जाननी है कि उसमें तनु आयोडीन विलयन डालना है। अगर रंग नीला या काला हो गया तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। अब देखो इसके स्रोत क्या क्या हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको आपको याद ही कर जाना है। गेहूँ हो गया, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का और चावल, ठीक है। अब हम आगे प्रोटीन की बात कर ले। पहले वसा है तो चलिए वसा का जान लेते हैं, वसा के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूंगफली का तेल होता है ना गाइज, नारियल का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, मछली, मांस, मक्खन। तो इन सारी चीज़ों में, इन सारे खाद्य पदार्थ में वसा पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में हमने पढ़ा, तो इससे महत्वपूर्ण, इसको मैंने पूरा अंडरलाइन किया है, पूरा हाईलाइट किया है। यहाँ पर जो है वो आप वीवीआई लगा दो,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या है ना, जैसे वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वसा है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि वसा कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि हमें इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो उसमें आपको लगाना है क्या, कार्बोहाइड्रेट। और अधिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वसा कार्बोहाइड्रेट दोनों में से, तो उसमें लगाना है वसा। वसा कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी नहीं भूलना, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट की बात करें तो हम प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। प्रोटीन किस किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, सोयाबीन, मूंग, चना, राजमा, मटर, अरहर, दूध, पपीता, पनीर, मांस, मछली। अब देखो प्रोटीन को क्या कहा जाता है, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब जो लोग जिम जाते होंगे वो इस चीज़ से रिलेट कर पाते होंगे, उनको क्या बोला जाता है, प्रोटीन खाओ ना, उत्तक का निर्माण होता है प्रोटीन खाने से। इसको क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है तो तुमने याद रखना है, शरीर वर्धक भोजन, इसको मैंने पूरी तरह से हाईलाइट किया है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही है। इससे क्या होता है, शरीर की वृद्धि होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और प्रोटीन को क्या कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है, वैसे ही प्रोटीन जो है वो शरीर की वृद्धि में मदद करता है। अब हम अगले पोषक तत्व की बात कर ले तो वो है विटामिन। विटामिन भी तो हमें कुछ ना कुछ देता होगा। विटामिन क्या करता है, विटामिन हमें जो है वो रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। आँख, हड्डियाँ, मसूड़ों, वो शरीरों की जो है वो रोगों से रक्षा करता है, ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है विटामिन। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रोगों से रक्षा, शरीर की वृद्धि, और फिर ऊर्जा देता है, इंस्टेंट कौन देता है, फिर सबसे ज़्यादा कौन देता है, ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है खासकर सीटेट के लिए। तो और एक और पॉइंट है कि चावल जो है वो अन्य भोजन पदार्थ से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मन प्रदान करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो है वो चावल से हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रदान होता है, प्राप्त होता है। अब हम अगले पोषक तत्व की बात करें तो आहारी रेशा। अब इसके बारे में आप ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम भी, इससे पहले जब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। आहारी रेशे को रुक्षांश भी कहा जाता है, पहले तो ये रुक्षांश का ही नाम है आहारी रेशा, इसको आपको ध्यान रख लेना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम है मंड, ठीक है। अब इसका काम क्या है, क्या ये हमें पोषक तत्व प्रदान करता है या नहीं करता है, ये करता क्या है, जैसे प्रोटीन वृद्धि में सहायक है, तो वैसे ही करता क्या है, तो भोजन में जो रुक्षांश की पूर्ति होती है वो कैसे होती है, पादप, पौधों से होती है। तुम्हें याद रखना है यहाँ पे ये चीज़ कि पादप से होती है। और क्या याद रखना है कि इसमें ये पादप हो गया, तो ये जो है ना वो साबुत खाद्यान्न से मिलता है, जैसे दाल हो गया, फल हो गया, ये किन किन चीज़ में पाया जाता है रुक्षांश, तुम्हें ये भी याद रखना है। तो दाल, फल, साबुत खाद्यान्न, आलू हो गया, ताजे फल हो गया और सब्जियां इस चीज़ में शामिल है। अब देखो ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देकर पूछ सकता है और यहाँ पे लिख देगा कि रुक्षांश भी हमें पोषक तत्व प्रदान करता है। तो अगर आपने पढ़ा ही नहीं है कि नहीं भाई ये तो पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, तो वहीं पर आप गलती कर दोगे। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, मैंने इसीलिए नोट्स को हाईलाइट तरीके से बनाया है ताकि आपको खुद से नोट्स लेने की ज़रूरत, नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े, बस आप इस नोट्स को लो और रिवाइज करो। चलो ठीक है, ये शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, रुक्षांश आहारी रेशा नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगली चीज़ की बात करें तो भाई ये पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करता है, तो करता क्या है, तो ये जो है वो बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तो जो है वो ये बिना पचे भोजन को निकलने में सहायता करता है, ठीक है। अगली बात कर ले, जल क्या करता है, तो जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने, मतलब हमारे जो अभी हम खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व होता है उसको अवशोषित करके शरीर में लगा, कहते हैं ना कि खाने के बाद जो है वो पीना ज़रूरी है, खाने के तुरंत बाद नहीं पीना, ये भी है, ठीक है। तो क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ हो गया जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है कौन, तो जल करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो ये बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन कहते हैं ना कि जो छोटी चीज़ें होती हैं, जो
बहुत आसान चीज़ें होती है, बच्चे इसी में फँसते हैं और यहीं पर गलती कर बैठते हैं। और सीटेट ऐसी ही चीज़ों को ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनाता है और फँसाता है। अगली हम बात कर ले, जैसे जल जो है वो क्या होता है, दूध चाय आदि से शरीर में जल की पूर्ति होती है। मतलब जिस भी चीज़ में जल मिला है उससे जो है वो हमें हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता है वो मिल जाती है। अब हम आगे बात कर ले, जैसे विटामिन की बात करी थी हमने, विटामिन क्या करता है कमेंट में बताइएगा, रोगों से लड़ने में सहायता करता है। तो तुमने विटामिन से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना है कि विटामिन जो है वो पकाते समय विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन तो बहुत होते हैं, विटामिन ए बी सी, तो विटामिन सी आसानी से पकाते समय नष्ट हो जाता है। ये पॉइंट तुमने याद रखना है। अब अगले पॉइंट की बात करें तो शरीर में जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया, वृद्धि के लिए आवश्यक है। हमने ऊपर प्रोटीन के बारे में पढ़ा, यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट कर लो, इसमें दिमाग में बैठा लो कि खनिज लवण और प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है, ये चाहिए ही चाहिए, जब भी उत्तक का निर्माण होगा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं अगले चैप्टर की तरफ, तंतु से वस्त्र तक। जैसे हमने भोजन कहाँ से आते हैं, भोजन के घटक को पढ़ा, अब हम आगे पढ़ेंगे तंतु से वस्त्र तक। तो क्या लगता है ये चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड होगी? धागा से रिलेटेड होगी, वस्त्र से रिलेटेड होगी? तो चलिए जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। और वैसे भी 6, 7, 8 ही तो पढ़ना है, तो क्यों ना बहुत अच्छे से पढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। धागा, धागा क्या है भाई? तो ये जो है वो तंतुओं के समूह से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्टली यही लिख सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। और साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो कथन कारण जैसे होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता कि हाँ धागा क्या है और उसमें परिभाषा बताना हो आपको। तो आपको एग्जैक्ट ये लाइन याद रखना है कि धागा जो है वो तंतुओं के समूह से प्राप्त होता है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि प्राकृतिक रेशे। अब देखो नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक रेशे, लग रहा है ना कि भाई प्रकृति से प्राप्त होगा। तो ये जो है वो क्या है, पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। ये याद रखना है कि प्राकृतिक रेशे पादप तथा जंतुओं से, पादप से भी जंतुओं से भी। अच्छा एक बात बताओ, पादप से ही प्राप्त होता है ना, पादप से ही हमें रुक्षांश प्राप्त होता है। तो थोड़ा थोड़ा रिलेट करके आपको याद करते जाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि प्राकृतिक रेशे के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो रुई हो जाएगा, जूट हो जाएगा। पादप से जो है वो हमें ऊन तथा रेशम प्राप्त होता है। राइट, क्या क्या चीज़ से? भेड़ से प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है, खरगोश से भी प्राप्त होता है गाइस, ऊँट। या आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है। एनसीईआरटी का हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट कब किस चीज़ से क्वेश्चन बना दे कहा नहीं जा सकता, इसलिए आपको एक एक चीज़ को ध्यान में रखकर चलना है। तो प्राकृतिक रेशे समझ में आ गया, पादप और जंतुओं से प्राप्त होगा। जैसे रुई किस चीज़ से प्राप्त होता है? रुई जो है वो कपास के फल से प्राप्त होता है, ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अब देखो जैसे रेशम कीट हो गया। ठीक है, रेशम कीट क्या है? रेशम कीट को जो है वो एक और चीज़ कहते हैं, बॉम्बेक्स मोरी। ये आपको ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम क्या है? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो है वो इसको आप जब भी नोट्स से पढ़ोगे तो इसको अच्छे से याद कर लेना, बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि ये जो रेशम है वो प्राप्त कैसे होता है। तो रेशम जो है वो कैसे प्राप्त होता है? तो रेशम जो कीट होता है ना, रेशम कीट जिसको बॉम्बिक्स मोरी कहते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ा ना। तो ये जो है वो बॉम्बिक्स मोरी के प्यूपा अवस्था के कोकून से प्राप्त होता है। ये जो प्यूपा है, जैसे रेशम का भी 4 अवस्था होती है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। बस आप एकदम अच्छे से क्लास को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आज हम एनसीईआरटी को पूरा अच्छे तरीके से कवर करेंगे ताकि आप साइंस में अच्छा स्कोर कर सको। चलो आगे बढ़ लेते हैं कि रेशम का जो प्रचलन है वो शुरू कहाँ से हुआ था। तो रेशम का प्रचलन शुरू हुआ था कहाँ से? चीन से, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि प्रचलन चीन से शुरू हुआ। भारत में कितने किस्में पाई जाती है? तो रेशम की जो है वो 5 किस्में भारत में पाई जाती है। उन 5 किस्मों के नाम को जान लेते हैं। चलिए, टॉपिकल टसर हो गया, ओक टसर हो गया, एडी हो गया, मूंगा हो गया और जो है वो मलबरी हो गया। ओके, अब हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो भारत में मैंने 5 बताया ना कि भारत में 5 जो है वो किस्में पाई जाती है, किसकी? रेशम की। ठीक है, तो ये जो भारत में रेशम की 5 किस्में पाई जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो किस प्रकार के रेशम का प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जो है वो मलबरी किस्म के रेशम का प्रयोग होता है। यहाँ पे है मलबरी, तो मलबरी किस्म के रेशम का प्रयोग किया जाता है।
अब हम अगला जो पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है। डेट वेट तो वैसे नहीं पूछता लेकिन पूछ भी सकता है कि 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र बहरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था। ठीक है, बहरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था क्या, रेशम अनुसंधान केंद्र। और कितने ईस्वी में, 1943 ईस्वी में। हो गया मलबरी किस्म के जो है वो रेशम का उत्पादन होता है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा सहतूत रेशम बॉम्बिक्स मोरी का पालन किया जाता है। पालन किसका, उत्पादन जो है वो किसका होता है वो हमने पढ़ा ऊपर, मलबरी। और यहाँ पे है क्या, पालन। तो आपको ये छोटे छोटे अंतर को भी ध्यान रखना है, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आप इसको अच्छे से देख सको। तो आगे हम बढ़ जाते हैं। रेशम कीट जो है वो केवल 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है। और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारत में सबसे अधिक सहतूत रेशम कीट का पालन किया जाता है और वो जीवित कितने दिन रहता है। वैसे जनरली रेशम कीट जो है वो 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है। अब हम आगे की पॉइंट की बात कर लेते हैं कि पटसन। पटसन जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। पटसन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइड, जैसे जूट को ही पटसन कहते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। पटसन जो है वो बिहार में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल तथा असम में पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं पटसन। वैसे हम इसके बारे में आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आप सिर्फ इतना जानो कि पटसन जो है वो बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। अब हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि पश्मीना बकरी। ठीक है, मैंने ऊपर पढ़ा था ना कि प्राकृतिक जो रेशे हैं वो बकरी से, ऊँट से, खरगोश से। तो चलो हम यहाँ पे बकरी के बारे में जान लेते हैं, हम खरगोश के बारे में भी जानेंगे। तो पश्मीना बकरी और खरगोश से जो है वो प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि रेशम का जो धागा है उससे रिलेटेड। तो ये जो रेशम का धागा है वो क्या होता है, प्रोटीन। और जो कपास हो गया और जो जूट हो गया वो जो है वो क्या होता है, वो सेलुलोज होता है, सेलुलोज। तो याद रखना है, रेशम का धागा क्या होता है, रेशम का धागा प्रोटीन, और कपास और जूट क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, ये चीज़ एक पॉइंट जो है वो अच्छा है, इसको भी याद रखना है आपने। तो यहाँ पे वही मैंने चीज़ें लिखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ऐसे एनसीईआरटी में तो ये भी दिया हुआ है कि बकरी जो है वो 4 टांगों से चलती है, तो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, तो उसको रखने का कोई मतलब नहीं बनता, टाइम पास हो जाएगा वो। तो यहाँ पे मैंने वही सारी चीज़ें रखी है जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं और पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले चैप्टर की तरफ कि जो है वो पदार्थों का पृथक्करण। इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, थ्रेसिंग, हस्तचयन, बहुत सारी चीज़ें, मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं अगले चैप्टर को कि ये हस्तचयन क्या है। तो ये तो आप नाम देखकर ही अंदाज़ा लगा लोगे, हाथ से चुनकर अलग करना। हाथ से चुनकर आप किस चीज़ को अलग करोगे, आटे में चीनी मिला देंगे उसको कर सकते हो, नहीं भाई, हर चीज़ को नहीं कर सकते, हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। तो जैसे अनाज हो गया, अनाज से अगर हमें पत्थर निकालने हैं तो हम हाथ से ही तो चुनते हैं, उसकी कोई मशीन थोड़ी है, या फिर होगी भी, लेकिन ज़्यादातर लोग हाथ से ही चुनते हैं, आपको याद रखना है। ये तो आसान था। अब हम अगली बात कर लेते हैं थ्रेसिंग की। तो थ्रेसिंग क्या है भाई, तो ये क्या होता है, जैसे अनाज जो होता है वो, अनाज जो डंडी होता है ना उसी में अनाज होता है, जैसे धान वन हो गया, तो डंडियों से अनाज को अलग किया जाता है थ्रेसिंग की प्रक्रिया से। तो एग्जैक्टली आपको जब भी पूछेगा तो ये लिखेगा कि यहाँ डंडियों से अनाज को अलग किया जाता है। तो वो किस पद्धति के द्वारा किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, पद्धति गलत शब्द हो जाएगा, तो किस तरीके से किया जाता है तो आपको लिखना है यहाँ पे थ्रेसिंग। ठीक है, तो जो है वो चावल, गेहूँ, सरसों, जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम थ्रेसिंग के जरिए अलग करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चावल आया है, सरसों आया है, तो सरसों के जो है वो हम बीज से वो तेल निकालते हैं, इसके पत्ते को जो है वो साग बना के खाते हैं। तो आपको ना चीज़ें जैसे उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, एक बार पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर लेना है, अच्छे से रिलेट करके याद करना है। अब हम अगले टॉपिक की बात कर ले, अगले पॉइंट की बात कर ले, निष्पावन। ये निष्पावन क्या है भाई, तो ये जो निष्पावन है तो पवन या वायु के द्वारा मिश्रण से भारी व हल्के अवयवों को पृथक करना। अब देखो आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे फैन लगा देते हैं, और क्या उसको बोलते हैं, डगड़ा बोलते हैं। बिहार से जो लोग होंगे, यूपी बिहार से, वो इस शब्द को पकड़ पाएंगे, उससे जो है वो अनाज रख के हिलाते हैं। तो वही जो चीज़ें होगी ना उसी को निष्पावन कहते हैं। ठीक है, तो अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करो, अच्छे से इसको याद कर लो। निष्पावन, थ्रेसिंग क्या है, हस्तचयन क्या है, ठीक है, और साधन क्या है, निस्तारण क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इन्हीं सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला बात कर लेते हैं, चालन क्या है। ये भी आपने आसपास देखा होगा, जब घर बनता है तो जो है वो बालू को चालते हैं ना, देखा ही होगा।
तो क्या होता है, मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनके जो अमाप है, जिनका जो साइज है उसमें अंतर हो, उसी को जो है वो चालन की प्रक्रिया द्वारा जो है वो हम चालते हैं। ये समझ में आ गया। अगले पॉइंट की बात कर ले, तो अवसादन ये क्या है, तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों का बर्तन की तली में नीचे बैठ जाना। तो ये आपको एग्जैक्टली ये परिभाषा याद रख लेना है। जैसे आप मिट्टी लाओ, ठीक है, उसमें पानी मिलाओ, तो जो मिट्टी है ना वो नीचे बैठ जाएगी। तो जो मिट्टी नीचे बैठ रही है ना, उसी के बारे में यहाँ पे लिख रहा है कि मिश्रण में अगर आप जल मिला रहे हो तो जो भारी अवयव हैं वो बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। तो जो तली में बैठ रहा है वो है अवसादन। और जो है वो जैसे जो अवसाद है, ठीक है, अवसाद के ऊपर का अगर द्रव्य को हम बिना हिलाए जो पानी बच जा रहा है, जैसे नमक भी तो हम इसी प्रक्रिया द्वारा निकालते हैं, उसके बारे में भी हम आगे ही पढ़ेंगे, तो इंतज़ार करिएगा। तो जैसे ये तो समझ में आ गया ना कि जो नीचे बैठ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, अवयव का बर्तन की तली में नीचे बैठ जाना। तो ये बैठ जाना जो है वो अवसादन हो गया। और अगर हम उसको बिना हिलाए जो अवसाद है, तो अवसाद के ऊपर के साफ अवसाद के ऊपर के साफ द्रव्य को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में उड़ेल देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये निस्तारण कहलाता है। इसमें हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन इसको वीडियो को एक दो बार पीछे करके देखिएगा। अब हम इसी से मिलता जुलता निस्यंदन की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, जैसे द्रव्य से अवसाद को अलग कर लेना। जैसे आप चाय बनाते हो, राइट, तो चाय बनाते हो तो उसकी जो चाय पत्ती होती है उसको छानते हो ना, तो वो किस प्रक्रिया द्वारा छानते हो, तो हो जाएगा निस्यंदन। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये जो तीन चीज़ें हैं ना, निस्यंदन, निस्तारण और अवसादन, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने इसमें वही लिखा है, मैं बार बार बोलूँगी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगला टॉपिक है वाष्पन। तो वाष्पन क्या है, द्रव्य से वाष्प बनाना। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखो, वर्षा जो है वो संघनन के द्वारा होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना जानो। अब देखो एक और एनसीईआरटी में एक और चीज़ें हैं, टॉपिक बोल सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या है, तो जब विलायक में कोई और विलेय घुलना बंद हो जाए, ये तुमने ध्यान रखना है कि संतृप्त में क्या होता है, घुलना बंद हो जाता है। तो आप इसको रिलेट करके याद करना, जिससे घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, घुलना बंद हुआ तो क्या होगा, संतृप्त विलयन। चलो उससे पहले एक और चीज़, पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अनाज से भूसा और पत्थर को हम कैसे अलग करेंगे, तो हस्तचयन विधि द्वारा अलग किया जाता है। वो जो हमने सबसे ऊपर जो विधि पढ़ी है ना, कहाँ गया, यहाँ देख सकते हो। तो यही है कि अनाज से भूसा और पत्थर को अलग करना जो है वो हस्तचयन विधि द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो। इतना समझ आ गया, आगे बढ़ लेते हैं, चलिए। और जो निष्पावन मैंने बोला, तो निष्पावन कैसे करते हैं, तो भूसा और अनाज हो गया, तो उसके भारी जो बीज हैं उसको निष्पावन विधि द्वारा करते हैं, जिसको अपने आसपास देखा भी होगा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है पौधे को जानिए, और साथ में हम उसके आगे के टॉपिक शरीर की गति को भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब पौधे के बारे में जानेंगे। तो पौधा भी कई प्रकार का होता है गाइस, जैसे कौन कौन सा प्रकार है देख लें। पहला जो है वो है शाक, दूसरा क्या है, दूसरा है झाड़ी, तीसरा क्या है, वृक्ष है। तो ये तीन प्रकार आपने ध्यान रखना है। तो अब इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है ये जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पौधे के तने तथा शाखाओं को देखकर, कैसे तना और शाखाओं को देखकर पौधे को जो है वो शाक, झाड़ी और वृक्ष में वर्गीकृत किया गया है। आगे हम देख लेते हैं कि शाक कैसा होता है, झाड़ी कैसा होता है, वृक्ष कैसा होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जो शाक होता है ना, वो क्या होता है, हरा होता है, और जो है वो इसकी तना जो होती है वो कोमल होती है। ठीक है, पत्तियाँ कैसी होती है, हरा होता है। और इसका अगर कद की बात करें तो ये कैसा है, ये छोटा पौधा है। ठीक है, इसकी कोई शाखा नहीं होती है। तो शाक से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम झाड़ी की अगर बात करें तो झाड़ी क्या है, तो झाड़ी की जो तना होती है वो कठोर होती है। जैसे यहाँ पे शाक की तना छोटी होती है, वैसे ही झाड़ी की तना कठोर होती है, परंतु जो है वो ज़्यादा मोटी नहीं होती। कठोर तो होती है लेकिन मोटा नहीं होता। तो मोटा क्या होता है, वृक्ष की जो शाखा है, जो तना है, सॉरी शाखा नहीं, तना है, वो मोटा होता है, लेकिन झाड़ी का जो तना है वो मोटा नहीं होता है, कठोर जरूर होता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। अब देखो इसकी जो शाखाएं है वो कैसी होती है, तो तने के आधार से निकलती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में, तो झाड़ी के बारे में, कि इसकी शाखा जो है वो तने के आधार से निकलती है, और शाक में तो कोई शाखा होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगला पॉइंट है आरोही पौधे।
आरोही पौधे क्या है, विसर्पी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आरोही पौधे क्या हैं, ऐसे पौधे जो किसी के सहारे ऊपर चलते हैं, ठीक है, उनको जो है वो हम क्या कहते हैं, आरोही पौधे कहते हैं। अब आरोही पौधे के एग्जाम्पल क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो। और जिनको नहीं पता वो कमेंट देखेंगे, कमेंट चेक करेंगे कि एक्चुअल में आरोही पौधे का एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है। आगे बढ़ते हैं, वैसे नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई मिल जाएंगी। आगे हम बढ़ लेते हैं कि जो तना है, तो तना का विकास जो है वो कैसे होता है, बीज के प्रांकुर से होता है। ये चीज़ भी आपको इस चैप्टर में याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें भी जो है वो आप इम्पोर्टेंट लिख लेना, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आगे बढ़े कि तना काम क्या करता है, तना का उत्पादन कैसे होता है, हमने ये देख लिया। तना काम क्या करता है, तो तना का कार्य जो है वो है संवहन करना। संवहन करना क्या मतलब, संवहन का मतलब कोई समझा दे, जल व खनिजों को जो है वो ये क्या करता है, पहुंचाता है, पौधे में पहुंचाता है, पत्तियों में पहुंचाता है, जो भी संवहन करता है ये जड़ तक पहुंचाता है। तो ये क्या है, ये जो है वो यांत्रिक सहायता करता है, खरा रखने में सहायता करता है। कौन करता है, तना करता है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं, जिसे हम पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पौधे में एक होता है वैज्ञानिक रूप से, ऐसे तो हम लोग जानते नहीं है, बोल देते हैं कि पत्ता है, ये शाखा है, शाखा भी नहीं बोलते, ये जो है वो तना है, बस हो गया, ये जड़ है। लेकिन एक चीज़ होता है पर्णवित, ये क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पर्णवित क्या होता है, इससे जो है वो पत्तियाँ तने से जुड़ी रहती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, छोटा पॉइंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है कि पर्णवित जो है वो पत्तियाँ इससे तने से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की बात करें तो क्या है, तो पत्ती का जो चपटा हरा भाग होता है, जैसे कोई भी पत्ता हो गया तो पत्ता कैसा होता है, हरा होता है। तो ये जो हरा वाला भाग है ना पत्ता का, उसको जो है वो क्या कहते हैं, उसको जो हम पतल कहते हैं, फलक कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। और पर्णवित किसे कहते हैं, थोड़ा कमेंट में बताइए। तो इससे क्या होता है, पत्तियां जो है वो तने से जुड़ी रहती हैं पर्णविध के द्वारा, ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अगले अगर बात करें तो सिरा विन्यास की बात कर लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और इसमें कहानी मैंने नहीं बताया, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा है, ठीक है। उसमें आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बूझो पहेली कहानी के वे में समझाया गया है, जिसको अब 1 महीने में पूरा कवर कर पाना, नोट्स बनाना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, आपका सिलेबस ही छूट जाएगा। तो चलिए सिरा की बात कर लेते हैं। सिरा विन्यास क्या है, तो ये सिरा विन्यास 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो जलिका रूपी सिरा विन्यास और जो है वो समांतर सिरा विन्यास। ओके, हमने वाष्पन के बारे में भी पढ़ा था। अभी वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो ये क्या होता है, पत्तियां जो है वो जल को वाष्प के रूप में छोड़ती है, इसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। हम आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, पौधे में श्वसन कैसे होता है, रंध्र की सहायता से, ये आपने कभी ना कभी बचपन में पढ़ा होगा, आपको याद है, बस आप उसको रिविजन करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, पत्तियां जो है वो जल को वाष्प के रूप में छोड़ती है। सिरा विन्यास क्या है, तो जलिका रूपी और समानांतर सिरा विन्यास, 2 प्रकार के सिरा विन्यास है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि पत्ती का कार्य क्या है। तो पत्ती के कार्य की बात करें तो पत्ती क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण पत्ती करता है, और क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन और कीटों को आकर्षित करता है। प्रकाश संश्लेषण करता है और वाष्पोत्सर्जन करता है। ऊपर ही हमने पढ़ा कि पत्तियां जल को वाष्प के रूप में छोड़ती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और कीटों को आकर्षित करता है, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की बात करें तो है वो जड़ क्या करता है, तो जड़ का विकास कैसे होता है। हमने ऊपर तना का विकास कैसे होता है ये भी पढ़ा है, तो अगर आपको याद है अभी तो कमेंट करके बताइएगा जड़ का विकास कैसे होता है। तो जड़ का जो विकास है वो मूलांकुर द्वारा होता है, मूलांकुर से होता है, ठीक है। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ जाते हैं, मुसला जड़ और रेशेदार जड़। हमने जड़ के बारे में पढ़ा, तो जड़ की जो प्रकार होती हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं, मुसला जड़ और रेशेदार जड़, ठीक है। मुसला जड़ के बारे में यहाँ पे परिभाषा एक बार देखते हैं, ऐसी जड़ जिसमें एक मुख्य जड़ हो, ठीक है। ये आपको एक जो है वो कीवर्ड की तरह याद रखना है कि मुसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है और अन्य छोटी छोटी रेशा जैसी जड़ होती है, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको मुसला जड़ से रिलेटेड कि ये जो है वो द्विबीजपत्री पौधे में पाई जाती है। और इनकी पत्तियाँ कैसी होती है, तो इनकी जो पत्तियाँ होती है ना वो जलिका रूपी होती है, ठीक है। देखो इसमें एक ट्रिक भी है कि अगर कोई पौधा है उसकी पत्तियाँ जलिका रूपी है तो आपको कंफर्म याद रहेगा कि भाई अच्छा अगर पत्तियाँ जलिका रूपी है तो इसकी जड़ कैसी हो जाएगी, मुसला हो जाएगी। और अगर इसकी पत्तियाँ समानांतर हैं
तो इसका जो जर है वो रेशेदार हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं रेशेदार जर, फिर इस दोनों में मुख्य अंतर बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत आसान भाषा में। तो रेशेदार जर क्या है, देखो ऐसा जो जर होता है ना, जिनमें जर जो है वो अनेक शाखाएं होती है। मूसला जर में क्या था, एक मुख्य जड़ था और छोटी छोटी रेशा जैसी जड़ थी। लेकिन ऐसे में जो है वो जड़ की अनेक शाखा होती है, जैसे धान हो गया, ठीक है, धान हो गया रेशेदार जड़ का एग्जाम्पल आपने ध्यान रखना है। गेहूं हो गया, तो ये क्या है, ये जो है वो एक बीजपत्री में पाई जाती है। तुम्हें ध्यान रखना है जो मूसला जड़ है, अगर तुमसे कोई ऐसे पूछ ले कि भाई जड़ है, जो पत्तियां हैं, सॉरी जो पत्तियां हैं वो समानांतर है, तो उस वो पौधा जो है वो एक बीजपत्री होगा या द्विबीजपत्री, तो एक बीजपत्री हो जाएगा। और अगर जो उसका ये है पत्तियां हैं वो जलिखा रूपी है, तो वो द्विबीजपत्री हो जाएगा, प्लस उसका जो जड़ है वो मूसला जड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि जड़ जो है वो क्या है, क्या करता है, तो आपको ये तो समझ आ गया ना, इतना ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस दोनों को आप एक साथ अच्छे से याद करोगे ना कि जो रेशेदार जड़ है इसमें क्या होता है, बहुत सारा रेशा होता है। जो मूसला जड़ है इसमें जो है वो मुख्य जड़ होता है। मुंह को जो है वो आप मुख्य जड़ से रिलेट कर लेना, और अगर मुख्य जड़ है तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लो कि जो है वो द्विबीजपत्री होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा अपोजिट टाइप में याद कर लेना कि यहाँ पे क्या है, एक मुख्य है, ठीक है, एक चीज़ है, एक है, ठीक है। तो इसलिए जो इसकी बीज होगी ना वो द्विबीजपत्री टाइप हो जाएगी। अब द्विबीजपत्री आप समझ रहे हो, जैसे चना हो गया, तो अब कोई अगर पूछे कि चना का जो पत्ता होता है वो कैसा होता है, तो चूंकि ये द्विबीजपत्री है, तो जो द्विबीजपत्री पौधा होगा ना उसकी जो पत्तियां होंगी वो जलिका रूपी ही होंगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसका जो जड़ होगा वो मूसला जड़ ही होगा, द्विबीजपत्री चना का मूसला जड़ होगा। जो जिसकी पत्तियां अगर समानांतर है, जैसे घास हो गया, खीला हो गया, तो उसका जो जड़ होगा ना वो रेशेदार ही होगा और वो एक बीजपत्री ही होंगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रख के चलना है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि जड़ क्या करता है। जड़ क्या करता है, तो जड़ जो है वो जल को अवशोषण करता है भूमि से, ठीक है। ये याद रखना है कार्य क्या क्या है, कौन चीज़ क्या कार्य करता है। पत्तियां जैसे वाष्पोत्सर्जन करती हैं, वैसे ही जड़ जो है वो भूमि से जल का अवशोषण करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे जाएं तो जड़ का उदाहरण, जड़ क्या क्या है, गाजर में जड़ होता है, मूली, शकरकंद, तो ये तो चलो आसान है, ठीक है। अब हम पुष्प के भाग की अगर बात करें, पुष्प के बारे में बात कर लेते हैं, तो पंखुड़ी हो गया, बाह्यदल हो गया, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये जो है वो पुष्प के भाग है, पुष्प में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर क्या है, पुंकेसर के भाग की बात करें तो तंतु और परागकोश, इसको आपने मुँह जबानी याद कर लेना है कि जो है वो पुष्प के भाग कौन कौन से हैं, पुंकेसर के जो है वो कौन कौन से भाग हैं, कि पुंकेसर का क्या है, स्त्रीकेसर का क्या है। पुंकेसर का आपने देखा कि तंतु और परागकण है, वैसे ही स्त्रीकेसर का क्या है, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको फंसा देगा, स्त्रीकेसर के भाग पूछेगा, स्टेटमेंट में जो है वो वर्तिकाग्र, वर्तिका और परागकोश दे देगा। अब आपको छांटना है कि नहीं भाई परागकोश तो स्त्रीकेसर का भाग नहीं है। तो इस तरह से जो है वो आपको इसमें कथन कारण टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आपको इसको समझ के चलना है। अब हम आगे बात कर लेते हैं परागकण के बारे में। तो परागकण क्या है, तो परागकण जो है वो पराग का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ठीक है, ये आपको याद ही कर लेना है, इसको आपको रट ही लेना है। अब हम अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं, अगले जो हम चैप्टर की बात करेंगे वो है शरीर में गति, ठीक है। सबसे पहले जो है वो इस पर हम यही पढ़ेंगे कि हम चलते हैं तो गति करते हैं, हाथ हिलाते हैं वो भी गति है, गर्दन हिलाते हैं तो ये कौन सी संधि है, कैसे गति करती है, तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कंदुक खलिका संधि क्या है। ये कहाँ होता है, तो पैर में होता है, फीमर में, और श्रेणी मेखला के बीच होता है, हाथ में ह्यूमरस और जो है वो अंश मेखला के बीच होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कंदुक खलिका संधि के बारे में। और अगला जो पॉइंट है वो है हिंज। हिंज क्या है, ये जो है वो कब्जा संधि है। थोड़ा नाम से आपको लग रहा होगा कि ये कब्जा कब्जा, थोड़ा रिलेट करो कि ये जो है वो हाथ की कोहनी में होता है, पैर के घुटने में होता है। ऐसे में क्या होता है ना कि आप इसको एक ही तरफ से मोड़ सकते हो, पीछे की तरफ से, हाथ की कोहनी को आप पीछे की तरफ से मोड़ सकते हो क्या, पैर के घुटने को मोड़ सकते हो, ये काम तो चुड़ैल ही कर सकती हैं, तो ये आप नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो हाथ की कोहनी में कौन सा संधि पाया जाता है, पैर के घुटने में, जैसे पैर में फीमर और श्रेणी मेखला के बीच में कौन सी संधि पाई जाती है, तो तुमने ध्यान रखना है कि कंदुका खली जो है वो खलिका संधि,
तो ये तुम्हें याद रखना है कि पैर फीमर में और श्रेणी मेखला के बीच में कौन सा, हाथ में जो ह्यूमरस है और अंश मेखला है उसके बीच में कौन सा, तो कंदुक खलिका। हिंद संधि किनके बीच पाई जाती है, तो कोहनी में पाई जाती है, हाथ की पैर के घुटने में। और अब देखो यहाँ पे अचल संधि, तो ये क्या है, खोपड़ी में पाई जाती है। यहाँ पे जो है हम खोपड़ी को हिला डुला नहीं सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा, ये हिल नहीं सकता। तो खोपड़ी में अचल संधि पाई जाती है, ये तुम्हें याद रखना है बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। एक महीना टाइम है, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछा जा सकता है, जिससे कंटेंट बन सकता है, वही चीज़ें पढ़िए, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है अरस्तु जो है वो एक पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स, इसको याद रख लेना है, ये दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बात कर लेते हैं घोंघा के बारे में, कुछ जीव जंतु के बारे में बात कर लेते हैं। वो लोग कैसे गति करते हैं, वो उनका जो शरीर है वो किस चीज़ का बना होता है, ये सारी चीज़ें। तो जो घोंघा है उसमें कंकाल होता है, ये घोंघा आपने देखा होगा आसपास में। तो जो बाह्य कंकाल है वो जो बाह्य कंकाल है वो किस चीज़ का बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में हैं वो मैंने पॉइंट करके नोट डाउन कर दिया है कि आप उन्हीं पॉइंट को रट लो और अच्छे से आपका एग्जाम जाए, अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं तिलचट्टा के बारे में। घोंघा के बारे में आपने जाना कि घोंघा का जो बाह्य कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ओके, अब हम तिलचट्टा की बात करेंगे। तो तिलचट्टा में जो है वो याद रखना है इसमें पॉइंट कि 13 चैम्बर होते हैं, हृदय होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं, और इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो तिलचट्टा के बारे में एनसीईआरटी किताब में ये पॉइंट दिए गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। घोंघा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और तिलचट्टा के जो है वो 13 चैम्बर हृदय पाए जाते हैं, और इसमें 3 जोड़ी पैर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम पॉइंट की बात करें तो मकड़ी जो है वो कीट नहीं होती। जो है वो अगर ऐसे एग्जाम्पल पूछ ले कि कीट को चुनिए, ठीक है, मैचिंग टाइप, या फिर स्टेटमेंट बेस ही पूछे, या फिर ऐसे नॉर्मल पूछे, तो जहाँ पे भी मकड़ी हो उसको काट देना, मकड़ी कीट नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बात कर ले अगले पॉइंट की। तो मछली का जो शरीर होता है ना वो क्या होता है, धारा रेखीय होता है, ये पॉइंट याद रखना है। तो इसमें जो जो पॉइंट बताया गया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको तो आपको याद रखना ही है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। तो बस इस नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और आप आराम से 50 से 55 तक स्कोर कर लोगे। पेडागोजी के भी नोट्स हैं, सब्जेक्ट के भी नोट्स हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सजीव एवं उनका परिवेश, अगला जो हमारा चैप्टर है। तो सजीव क्या होता है, जो जीवित चीज़ें हैं उसी को तो हम सजीव कहते हैं। चलो इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो समुद्री जीव है, ठीक है, जो समुद्र में रहते हैं, और जो पौधे हैं वो पानी में होते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं, सोचने वाली बात है ना। अब आपने एक चीज़ सुना होगा कि जो ऑक्सीजन है, जो वायु है, जो हवा है, वो हर जगह होती है, तो वो पानी में भी होंगी ना। तो यही तो पॉइंट है कि जो समुद्री जीव हैं और जो पौधे हैं वो श्वसन पानी में घुली हुई वायु का प्रयोग करके लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हल्के में किसी भी चीज़ को मत लो, एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो इम्पॉर्टेंट ही हैं, तभी दी गई है, चाहे वो बकरी 4 टांगों से चलती है यही क्यों ना हो। ठीक है, क्लास 6 हैं तो उसी लेवल की चीज़ें होंगी, उसी लेवल के कंटेंट होंगे। तो आगे की बात कर लेते हैं कि ऊँट के जो पैर होते हैं ना वो लंबे होते हैं, वो क्यों होते हैं ये बताओ। तो वो जो है वो क्या होता है, ऊँट कहाँ होते हैं, ज़्यादातर रेगिस्तान जो इलाका है मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, शरीर जो है वो रेत की गर्मी से दूर रहे, इसलिए ऊँट के पैर जो है वो ईश्वर ने लंबे बनाए हैं, भगवान ने लंबे बनाए हैं। अब आपको ऊँट के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो मूत्र विसर्जन बहुत कम होता है ऊँट में, और जो मल होता है ना वो शुष्क होता है। ये 2 चीज़ भी याद रखना है। ऊँट के पैर लंबे क्यों होते हैं ये भी ध्यान रखना है। उसमें जो मूत्र विसर्जन होता है वो बहुत कम होता है, और जो मल होता है वो शुष्क होता है, और इन्हें पसीना नहीं आता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम आगे के पॉइंट की बात करें तो डेजिट कोलस जो है वो रेगिस्तानी जंतुओं को कहते हैं। अब देखो किनकी आवाज़ को क्या कहते हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो जो रेगिस्तान में रहते हैं रेगिस्तानी जंतुओं को कहा क्या जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि डेजर्टिक कोलस जो है वो रेगिस्तानी जंतुओं को कहा जाता है।
तो ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो मछली के शरीर के ऊपर, मछली के बारे में अगर पढ़े तो मछली का जो शरीर होता है सल्क होता है ना। सल्क आपने जो जब आप मछली खाते हो, जब आपकी मम्मी मछली बनाती होंगी तो ऊपर जो होता है ऐसे पंख पंख की तरह उसको हटाते हो ना, वही जो है वो सल्क होता है। ये क्या काम करता है, भगवान ने इसको क्यों दिया है? ये क्या है, जो सुरक्षा प्रदान करता है और उनको तैरने में मदद करता है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट होगा इम्पोर्टेंट हमारा अनुकूलन। अब ये अनुकूलन क्या है, अनुकूलन के बारे में समझते हैं। जैसे जो वातावरण है, वातावरण के साथ सामंजस्य करके जीवित रहना। मतलब मान लो अभी ठंडा है तो देखो पहले गर्मी पड़ रही होती है, फिर हम ठंडा आता है तो उसके साथ जो है वो वातावरण के साथ सामंजस्य करते हैं ना, अपना कपड़ा चेंज करते हैं। पहले हम सूती वस्त्र पहन रहे होते हैं, फिर हम जो है वो ऊनी कपड़े में आ जाते हैं, लेकिन उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं और फिर जीवित रहते हैं। तो यही जो चीज़ है वो अनुकूलन कहलाता है। ओके, तो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे आवास के घटक के बारे में कि कौन कौन सा होता है। तो जैव घटक हो गया और अजैव घटक हो गया। जैव घटक में क्या हो जाता है, तो जंतु और पादप, और अजैव में क्या हो जाता है, चट्टान हो जाएगा, वायु, मृदा, सूर्य का प्रकाश, पानी। ये भी याद रखना है कि जैव घटक और अजैव घटक दोनों में क्या क्या आते हैं। जैव में जंतु, पादप, और चट्टान, वायु, मृदा, सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अजैव घटक के अंतर्गत आती हैं। चलिए मरुस्थलीय आवास के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम कुछ जो है वो जंतु के बारे में पढ़ेंगे, जैसे चूहा, सांप, फिर जो है वो नागफनी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। चूहा तथा सांप जो है वो दिन के समय बिल में रहते हैं, ये एक पॉइंट हो गया। और अगला पॉइंट है कि जो नागफनी पौधा है जो कि मरुस्थल में रहता है, आपको पता है ना। तो नागफनी में जो पत्ती जैसी संरचना होती है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो पत्ती जैसी संरचना होती है वो तना होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा क्वेश्चन के लिए कि जो नागफनी है जो मरुस्थल में पाया जाता है, इसका जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, ऐसे जो नली प्रकाश संश्लेषण पत्तों में होता है, लेकिन नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना वो तनों में होता है। ठीक है, तने में होता है। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले पॉइंट की बात करें तो जो मरुस्थलीय पौधे हैं, इनमें जो जड़ें होती हैं ना वो गहराई तक जाती हैं पानी लेने के लिए। जो जड़ें हैं वो पानी के लिए गहराई तक जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनकी जड़ें गहरी होती हैं, गहराई तक जाती हैं। अब हम पर्वतीय आवास के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऊपर जो है वो सांप के बारे में पढ़ा, चूहे के बारे में पढ़ा, अब हम पर्वतीय आवास के बारे में जानते हैं। जैसे जो पर्वतीय आवास है वहाँ की जो वृक्ष होती हैं वो कैसी होती हैं, तो वहाँ के वृक्ष की विशेषता क्या क्या है, शंक्वाकार होती है। ठीक है, उसकी जो शाखाएं होती हैं वो तिरछी होती है, और जो पत्तियाँ होती है वो कैसी होती हैं, सुई के जैसे होती हैं। तो वहाँ के पौधे की 3 विशेषता आपको ध्यान रखना है पर्वतीय आवास की, कि वृक्ष शंक्वाकार होती है, शाखाएं तिरछी होती हैं, और पत्तियाँ सुई जैसी होती है। ठीक है, अब अगर जंतुओं की विशेषता की बात करें तो जो पर्वतीय आवास वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वहाँ की जो जंतु होती है ना उनकी जो त्वचा होती है वो मोटी होती है। किस तरह उनकी त्वचा के नीचे वसा होता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जंतुओं में जो है वो मोटी त्वचा होती है और उनमें जो है वो बाल बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं, बाल अधिक होता है और मोटी त्वचा होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैदानी आवास के बारे में। जो मैदानी भाग में रहते हैं, जैसे हिरन रहता है, तो हिरन की विशेषता की बात कर लें तो हिरन के जो दांत होते हैं ना वो मजबूत होते हैं। ठीक है, और उनके कान कैसे होते हैं, उनके कान जो है वो लंबे होते हैं, शिकारी की जानकारी देते हैं हिरन के कान। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल के बारे में पढ़ना है, ये जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखकर चलना है। डॉल्फिन और व्हेल, इसमें क्या होता है ना, गिल नहीं होता, गलफड़े नहीं होते जैसे मछली में होता है। तो ये सांस कैसे लेते हैं, ये जो है वो मनुष्य की तरह सांस लेते हैं, ये वात छिद्रों से सांस लेते हैं। ठीक है, और कौन लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आपको ध्यान में रखकर चलना है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीटेट में, ये आपको पता है ना, इसको आपको ध्यान में रखकर चलना है, डॉल्फिन और व्हेल। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं जलीय पौधे के बारे में। जैसे हमने मरुस्थलीय पौधे के बारे में पढ़ा कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, गहराई तक जाती हैं। जो जैसे नागफनी है वो तने से वाष्पोत्सर्जन करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं सॉरी प्रकाश संश्लेषण करता है। तो जलीय पौधे की बात कर ले तो जलीय पौधे की जो जड़ें होती हैं वो छोटी होती हैं, और मुख्य कार्य कैसे होता है, तो जो है वो जो जलीय पौधे हैं उसकी जड़ें छोटी होती हैं। तो ये जड़ करती क्या है, तो इनका जो मुख्य काम है ना वो पौधे को तलहत्ती में जमाए रखना। ये जल में होती हैं, तो जो है वो जो तलहत्ती है, तलहत्ती समझ रहे हो,
उसको जो है वो जमाए रखना, यही काम है जलीय पौधे का, ठीक है। इसलिए जो उनकी जड़ें होती हैं वो छोटी होती है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि जल में पाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अब हम जल में पाए जाने वाले, ऊपर हमने पढ़ा भी था। अब हम जल में पाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोफाइटस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रख के चलना है। जल में पाए जाने वाले पौधे को हाइड्रोफाइटस कहते हैं। अब देखो अगला पॉइंट है कि मेढक का जो पिछला पैर होता है ना, वो कैसा होता है, जाल युक्त होता है। मेढक के बारे में है अगला पॉइंट, ठीक है। तो जाल युक्त होता है, और ये क्यों ऐसा भगवान ने बनाया, तैरने में सहायता करने के लिए। ये आपने याद रखना है कि जाल जो पैर होता है वो जाल युक्त होता है, जो तैरने में सहायता करता है। अब हम अगले पॉइंट की बात कर ले, पर्यानुकूलन। ऊपर हमने इससे मिलता जुलता एक चीज़ पढ़ी है, वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जहाँ पे हमने पढ़ा है कि वातावरण से जो है वो हम सामंजस्य स्थापित करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं ना। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पर्यानुकूलन। पर्यानुकूलन क्या होता है, अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य करना। जैसे आप यहाँ पे रह रहे हो, आप अचानक से जाते हो लद्दाख, तो वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ जो परिवर्तन हो रहा है, या फिर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ जो परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो शरीर हमारा थोड़ा सा समय लेता है, वो शरीर में होने वाले परिवर्तन को ही पर्यानुकूलन कहते हैं। आप ऊंची जगह पे जाते हो, आपको सांस जो है वो थोड़ा कम आती है, फिर आप 10-15 दिन बाद एडजस्ट हो जाते हो। यही जो चीज़ है ना, वो पर्यानुकूलन कहलाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पर्यानुकूलन आपको समझ आ गया होगा। अब अगला बात हम करेंगे केचुआ के बारे में, कि केचुए से रिलेटेड कौन सा पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो केचिया जो है वो त्वचा से सांस लेता है। हमने डॉल्फिन के बारे में पढ़ा, व्हेल के बारे में पढ़ा। तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में कवर की गई है, दी गई हैं, वो पढ़ेंगे। तो केचिया क्या करता है, केचुआ त्वचा से सांस लेता है, तो त्वचा के द्वारा सांस लेता है। और अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि पौधे में श्वसन कैसे होता है, ठीक है। अब मैंने ऊपर बताया था कि पौधे में जो है वो पौधा जो है वो क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। वाष्प को जो है वो बाहर निकालता है, किसके द्वारा, कमेंट करके बताइए। तो पौधे में जो श्वसन होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि पौधे में श्वसन कैसे होता है, रंध्र के द्वारा होता है। अब देखो पौधा जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कुछ लोग जो है ये भी सोचते हैं कि पौधा जो है वो क्या करता है, हमें सिर्फ ऑक्सीजन देता है और कार्बोहाइड्रेट ले लेता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। पौधे जो है वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बोहाइड्रेट निकालते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो पौधे जो है वो केवल दिन के समय भोजन बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और भोजन बनाने में वो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, कमेंट करके बताइए। अब देखो क्या है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि पौधे क्या दिन और रात दोनों में सांस लेते हैं, या फिर सिर्फ दिन में सांस लेते हैं, है ना डाउट। तो देखो जो पौधा है वो श्वसन दिन और रात दोनों करता है। उनका जो श्वसन है, श्वसन प्रक्रिया है, वो निरंतर चलते रहता है, ठीक है। ये याद रखना है। अब देखो अगला जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, आप इसको समझिएगा। कुछ पौधे जो है वो कायिक भागों द्वारा नए पौधों को जन्म देते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग अंदाज़ा लगा चुके होंगे कायिक भाग मतलब क्या, एग्जाम्पल देखकर आलू। अब इसका एक और एग्जाम्पल जो है वो पहले ही दे देती हूँ, गुलाब। क्या करते हैं, गुलाब के पौधे को कायिक भागों द्वारा, इसमें जो है वो जड़ की आवश्यकता नहीं होती है, उसके किसी भी भाग को काटो, लगाओ, अच्छे से उसका देखभाल करो, पौधे जो है वो पनप जाएंगे, पौधा जो है वो बन जाएगा। ये हो गया कुछ पौधे कायिक भागों द्वारा जो है वो नए पौधे का जन्म लेते हैं। आपको एग्जाम्पल याद रखना है, आलू, गुलाब, ये सारी चीज़ें। अब जो है वो सजीव के बारे में हमने ऊपर इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें इतने सारे जंतु पौधों के बारे में हमने पढ़ा है। जलीय जीव को क्या कहते हैं, रेगिस्तानी जीव को क्या कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बताओ कि सजीव है कोई चीज़, इसका लक्षण क्या है। यहाँ सामने जो किताब पढ़ी है ये सजीव है, क्यों नहीं है, तो क्योंकि उनमें श्वसन, वृद्धि, मृत्यु, प्रजनन, उत्सर्जन और गति, साथ में उद्दीपन। अच्छा एक और चीज़ आप कमेंट करके बताना, क्या पौधे उद्दीपन करते हैं, कमेंट में बताइएगा। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी। तो ये सारी जो प्रक्रिया हैं, ये सारे जो लक्षण हैं, वो अगर किसी वस्तु में, किसी चीज़ में पाया जाता है तो वो जो है वो सजीव है, ठीक है। और हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि जैव घटक और अजैव घटक, जिसमें जैव घटक में पौधे और जंतु आ रहे थे, और जैव घटक में क्या क्या आ रहे थे, पर्वत, पहाड़, पानी वगैरह आ रहा था ना। कमेंट करके बताइए। अब जैव घटक जो है वो क्या है, पौधे प्लस जंतु प्लस सूक्ष्म जीव का जो है वो बोल सकते हैं, समूह बोल सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जैव घटक कहते हैं। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।
अब देखो यहाँ पे जो पहला ही पॉइंट दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में कि यूनान के मैग्रून नामक गरड़िए की छड़ी के माध्यम से प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जो है वो किसके, तो यूनान के मैग्रोन नामक गरड़िए के माध्यम से। ठीक है, अब देखो अगले बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। गरड़िए के नाम पर जो है वो पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रख दिया गया। ठीक है, ये जो मैग्नेटाइट है ये किसके नाम पर रखा गया, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम मैग्रेस था इसलिए जो है वो मैग्नेटाइट रखा गया है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब जो चुंबक की खोज हुई इसमें क्या होता है, इसमें लोहा होता है। ठीक है, क्या होता है, लोहा होता है। अब हम चुंबक के प्रकार की अगर बात कर ले तो चुंबक के प्रकार की बात करें तो छड़ चुंबक हो गया, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक, गोल चुंबक, इतने प्रकार के चुंबक पाए जाते हैं, होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं। एनसीईआरटी में फ़िलहाल इतना दिया है, आगे की चैप्टर में हम इससे ज़्यादा पढ़ेंगे और बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से देखिए, समझिए और बार बार रिवीजन करिए। आगे बढ़ लेते हैं कि चुंबकीय पदार्थ क्या क्या होता है। चुंबक के प्रकार हमने जान लिया, अब चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। जैसे लोहा हो गया, कि जैसे हम लोग बच्चा में भी चुंबक खेलते हैं, चुंबक खेलने के लिए लेते हैं तो लोहे में चिपका के खेलते हैं ना। निकल भी जो है वो चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट है। तो ये तीन चीज़ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो इन तीन चीज़ों को तो आपको रट ही लेना है कि लोहा, निकल और कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि चुंबक जो है वो गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिराने पर अपना गुण खो देता है। तो चुंबक अपना गुण कैसे खोता है, तो इसमें तीन चीज़ हमने जाना कि अगर गर्म करते हैं या फिर किसी चीज़ से उसको पीटते हैं या फिर बहुत ऊंचे से गिराते हैं तो चुंबक जो है वो अपना गुण खो देगा, फिर वो किसी लोहे, निकल, कोबाल्ट वगैरह में नहीं चिपकेगा। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा कि छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए, ये क्या है, छड़ चुंबक क्या है, हमने ऊपर ही तो पढ़ा चुंबक के प्रकार। तो छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को आसपास रखना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो मैंने मैग्नेटाइट जिसकी खोज जो है वो यूनान के किसने करी थी, किस, उसका नाम क्या है, कमेंट करिएगा। मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक है, ये याद रखना है आपको। अब हम अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर है प्रकाश, छाया और परावर्तन। ठीक है, अगले चैप्टर की हम तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखो दीप्त क्या है। अब जैसे आपने एनसीईआरटी जिनका साइंस, सोशल साइंस है, उनको भी नोट्स मिल जाएगा, तो उसमें उन्होंने पढ़ा होगा दीप्त के बारे में। तो अगर आप पहले से जानते हो तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट करके बताओगे। चलो मैं बताती हूँ दीप्त क्या होता है। तो जो सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, टॉर्च हो गया। इसकी परिभाषा तो मैंने परिभाषा की तरह तो कुछ नहीं लिखा है कि ऐसे बड़ा बड़ा चीज़ें लिख रही हूँ जो एग्जाम में वैसे पूछेगा भी नहीं। तो दीप्त चीज़ें होती हैं जो सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया और सूर्य हो गया। ओके, ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अदीप्त वस्तु क्या होती है। जैसे दीप्त के बारे में हमने पढ़ा, सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रही है। अब अदीप्त क्या हो गया, तो जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो अदीप्त दूसरे के प्रकाश से होती है, दीप्त जो है वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो अद्वित में क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये दो पॉइंट, दीप्त और अदीप्त। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बात कर लेते हैं सूची छिद्र कैमरा। ये क्या होता है, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो हम सूर्य के प्रतिबिंब को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट है, आपको याद रखना है। सूची छिद्र कैमरा का प्रयोग सूर्य के प्रतिबिंब को देखने के लिए किया जाता है। अब अगला पॉइंट है दर्पण जो है वो परावर्तन तथा लेंस अपवर्तन की घटना पर कार्य करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा और एग्जैक्टली यही लाइन देकर क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रख लेना है कि दर्पण क्या करता है, परावर्तन तथा लेंस अपवर्तन की घटना पर काम करता है। इसके बारे में डिटेल्स में हम आगे भी पढ़ेंगे। अब हम अगले चैप्टर की बात कर ले तो जो है वो विद्युत और परिपथ के बारे में पढ़ लेते हैं कि विद्युत है क्या, इसका जो सेल होता है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें हम। तो विद्युत सेल जो है वो क्या करता है, ये जो है वो रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। जो विद्युत सेल है वो विद्युत उत्पन्न कैसे करता है, तो जो विद्युत सेल है वो विद्युत जो है वो रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। और हम अगले पॉइंट की बात करें तो सेल के समूह को जो है वो बैटरी कहा जाता है। विद्युत समझ आ रहे हैं, सेल के समूह को जो है वो बैटरी कहा जाता है। बैटरी वही बैटरी जो हम अपने फ़ोन में, हमारे फ़ोन में होता है, टॉर्च में लगाते हैं,
अब तो हर चीज़ में बैटरी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसमें बैटरी होती ही है, तो बैटरी जो है वो सेल के समूह को कहते हैं। अब हम अगली बात कर ले टंगस्टन। तो टंगस्टन का जो प्रतिरोध और गलनांक होता है ये उच्च होता है। किस चीज़ में? विद्युत बल में। ये भी एक पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में दी गई है। तो एग्जैक्टली आपको इसको याद कर लेना है कि टंगस्टन का जो प्रतिरोध और गलनांक होता है वो उच्च होता है। ओके, अगले पॉइंट की बात कर ले तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ होता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि टंगस्टन का प्रतिरोध तथा गलनांक उच्च होता है विद्युत बल में। तो विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ से कैसे होता है? प्लस से माइनस टर्मिनल की तरफ होता है। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है? हमेशा बैटरी में प्लस वी की तरफ गति करता है, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखो विद्युत धारा जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत बहती है। ये भी एक पॉइंट है इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो इस चैप्टर में इतने ही हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ें कवर किए हैं। अब देखो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे जो वायु है, वायु में कौन कौन सी मात्रा, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? आपको पता है वायु में जलवाष्प पाया जाता है, प्लस वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो हम ये भी जान लेते हैं। तो वायु में वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, फिर आर्गन वगैरह भी पाया जाता है। तो पहले जो है वो हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसकी जो मात्रा है वायु में वो 21% है। कितना है? 21% है, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना पाया जाता है? कमेंट करके आपको बताना है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? आर्गन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो नाइट्रोजन जो है वो 78% पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ में धूलकण और धुआं भी पाया जाता है वायु में, तो वायु में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और जो आर्गन है, और आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि सबसे पहले ऐसे मिलान टाइप की आप लगाओ कि सबसे ज़्यादा कौन, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो ये आपको याद रखना है 78, 21, फिर जो है वो कार्बन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। आपको इसको ध्यान रख के चलना है। अब देखो आर्गन के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं। आर्गन एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है, तो इसमें याद क्या रखना है कि आर्गन अक्रिय गैस है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो भराव क्षेत्र क्या होता है? तो भराव क्षेत्र, ये जो है वो क्लास चैप्टर था 15-16, उसमें भराव क्षेत्र के बारे में दिया गया है, कूड़ा कचरा। तो उसमें ही एक पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पर कूड़ा कचरा डाला जाता है वही जो है वो भराव क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो अगला है, नीले कूड़ेदान में वे पदार्थ डाले जाते हैं जो पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पहले से पता होगा और बहुत अच्छे से पता होगा। अब तुम बताओ किसान के मित्र को क्या कहते हैं? केचुआ कहते हैं ना। तो केचुए के बारे में एक चीज़ जान लो कि लाल केचुए में दांत नहीं होते बल्कि गिजोट होता है, ठीक है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हें याद रख के चलना है, ध्यान रख के चलना है। इतना समझ आ गया। अब हम अगले पॉइंट की बात करें, जैसे विटामिन सी जो है वो पकाने पर नष्ट हो जाता है, ये हमने पढ़ा था ना। मतलब दूध में क्या क्या नहीं पाया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो दूध में विटामिन सी, फाइबर और आयरन नहीं पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी किस में पाया जाता है आपको कमेंट करके बताना है। इसको मैंने ऊपर भी पढ़ा है और अभी भी बोला है कि विटामिन सी को ताप संवेदी विटामिन कहा जाता है। ये जो है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। और एक और लास्ट पॉइंट है कि बांस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा घास है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और ये नोट्स आपके पास है, आपने पहले से ले रखा है, तो आप इसको रिवाइज करिएगा और मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा। और जो लेना चाहते हैं नंबर ऊपर दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हो। कल हम क्लास 7 की मैराथन करने वाले हैं, जिसमें हम क्लास 7 साइंस को पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।